वंस अगेन बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं आयशा यूसुफ, मेरे साथ आदिल निज़ामी मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने इक्तिसादी सर्वे जो है 2024-25 वो पेश कर दिया है और उनके मुताबिक जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन अब इसके अंदर सच्चाई कितनी है, नंबर्स कितना सच बोल रहे हैं, इन सारे सैट्स के ऊपर हमने 4 से 6 भी बात की थी और 7 से 9 तक हमारा और आपका साथ रहेगा वंस अगेन। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जो हमने देखी भी हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की शरह थी, उसमें खासी कमी आई, डॉलर जो है उसकी कीमत जो है वो स्टेबल है। अच्छा, और बहुत सारी आपकी ग्रोथ रेट जो है कहाँ माइनस में था वो मुस्बत पे जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मजीद जहाँ बेहतरी की डेफिनेटली गुंजाइश है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। चले, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो अनफोल्ड हो रही हैं, जो मेहमान हमारे साथ उनका एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बिल्कुल जी, दानियाल अजीज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ शमसुल इस्लाम साहब माहिर अजनास हैं, अब वो हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। दानियाल साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ओवरऑल आपने कैसा पाया आज, जिस तरह फेडरल मिनिस्टर ने पूरी जो सूरत हाल बताई 2024 से 25 तक इकॉनमी के हवाले से कैसी रही? जी, मेरे ख्याल में ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। सबसे पहले जो महंगाई की शरह वो नीचे आई है, जो एक्सचेंज रेट है वो मुस्तहकम रहा है और हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। तो इसमें ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ें नहीं भी हुकूमत को पसंद आई तो मेरा बहुत बेहतर होता अगर वो साफ साफ बता देते और उसका आगे बंदोबस्त कर देते। ये समझाने की बात है तो एक अच्छी गुफ्तगू हो जाती। लेकिन जब हुकूमत ही कुछ चीज़ें छुपानी शुरू हो जाए, अच्छा, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई गई? बिल्कुल नहीं बताई गई। आपको पता है 73 से ये 1963 से लेबर फोर्स सर्वे हो रहा है हर साल, और पाकिस्तान में 2020 में इमरान खान साहब ने ये इसका प्लग निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत आई उन्होंने भी कहा कि अच्छा है ना ही हो तो बेहतर है। फिर जब केयर टेकर आई उन्होंने भी ऐसे रखा। अब आके IMF ने ये कहा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ काम नहीं कर सकेंगे। अब देखें, जो असल बात है करने वाली वो ये है कि अवाम का एक नंबर 1 ख़ास तौर पे यूथ का इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसमें जो ये तीनों मुख्तलिफ जमातें हैं इतनी बेहिसी उन्होंने दिखाई है कि उसका सिरे से एक्सरे ही करना ख़त्म कर दिया है। यानी प्लानिंग तो बाद की बात थी कि कामयाब होते ना होते, और उसकी जगह में छोटे मोटे प्रोग्राम दे के कि जनाब ये लैपटॉप बांटते हैं, ये वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जिनका असल में दुनिया में कहीं भी ताल्लुक नहीं है यूथ एम्प्लॉयमेंट के साथ या जनरली अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने माइंड में रखे बगैर या इन सारे सैट्स को रखे बगैर बजट हम बना सकते हैं प्रॉपर ऐसा जिससे फोकास्टिंग भी हम बेहतर तरीके से कर सकें अगले साल? मेरा ख्याल है जो पब्लिक के अहम इशूज़ हैं उसमें एक बेरोज़गारी है। जितने भी आप सर्वेस देख लें, चाहे वो डोमेस्टिक हैं, निजकारी इदारे हैं, गैलप है, इप्सोस है, प्यू है, जो उनसे इंटरनेशनल है, हमेशा इन्फ्लेशन नंबर 1 होता है बाय फार, और फिर बेरोज़गारी। बाकी सारे जो हैं वो 10% में होते हैं। उसमें सड़कें, हेल्थ, एजुकेशन, कश्मीर, न्यूक्लियर, सब कुछ होता है। कोई 1% है, कोई आधा % है, कोई 3% है, इस तरह करके। तो ये जो 2 मेन चीज़ें ये इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो चलें फ़िलहाल तो कम हो गया, बिल्कुल इसकी ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम देखने को जा रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और स्टेट बैंक ने साफ साफ कह भी दिया है कि ये वापस डबल डिजिट्स में जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी दिसंबर में बैंकों ने 1.08 ट्रिलियन रुपीस मार्केट में फेंका है, जबकि पैदावार हमारी नेगेटिव है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर की भी। तो क्या होगा? प्राइस राइज होगी। तो ये अभी सितंबर में आप देखना, मैं काश के मैं गलत हूँ, मेरे मुंह में खाक, लेकिन आप देखना सितंबर के बाद जो है एक तूफान आने में। अच्छा, परचेजिंग पावर जो है वो भी तो नहीं बढ़ रही है। हाँ, इन्फ्लेशन तो कम हो रही है, लेकिन इसको भी मैं कहती हूँ कि अल्फाज को ऐसे गोलमोल करके पेश किया जाता है कि महंगाई कम हो रही है, हालांकि महंगाई बढ़ने की शरह रुक गई है। महंगाई तो वहीं पर खड़ी हुई है जहाँ पर मौजूद। बिल्कुल, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि लोग तो पहले ही एक पहाड़ जो टूटा हुआ है उसके नीचे दबे हुए हैं। जो 5 साल लगातार महंगाई होती रही है, इतनी रिकॉर्ड महंगाई हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और अभी तक उनकी जो सैलरीज हैं या वेजेस हैं वो कैचअप नहीं किए हैं कि उनकी परचेसिंग पावर वापस वहाँ पर आए। उसके साथ साथ जो ये काश्तकारों के साथ इन्होंने की, देखें एक और बात होती है अगर हुकूमत एक अनाउंस कर देती कि जी हम ये मार्केट की तरफ जा रहे हैं और हम ये बंदोबस्त कर रहे हैं आपके लिए, और सबको पता होता है और उससे अपनी मुताबिकत में उसको
अपने फैसले करते हैं। लेकिन इन्होंने इतना धोखा दिया है कि लोगों को खींचते रहे, आखिरी दिन तक कहते रहे हम आपको 3,900 रुपए फी मन देंगे, और आखिरी दिन पे आके उनको धोखा दे दिया। अब वो सारा फैसला जो है उन बहुत लॉसेस हुए। तो इस साल जो कमी आपको नजर हुई है उसका डायरेक्ट मतलब ये हुकूमत ने खुद हथौड़ा लेके अपने सर में मारा है। सब हो जो है वो किसान जो है वो चीख भी रहे हैं, वो सीख पा भी हैं। बल्कि खालिद खोकर साहब हमारे साथ थे ट्रांसमिशन कहते हैं अगर यही यूं ही चला, कोई टैक्सेस सिस्टम भी बात करें आयशा, अगर लगते हैं तो किसान पाकिस्तान में सड़कों पे। चले मुजम्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि ओवरऑल 2024-25 की जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी, क्या तबसरा करेंगे, कैसे अहाता करेंगे? बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हुई लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ीद बेहतर हो सकती थी। देखिए, मैं समझता हूँ ज़राअत बहुत डिप्रेसिंग है। ज़राअत के एग्रीकल्चर के फिगर्स बहुत डिप्रेसिंग है, इंडस्ट्रीज़ के फिगर बहुत डिप्रेसिंग है। और किसी भी मुल्क की मईशत दो ही चीज़ों पे खड़ी होती है, या सनत पे खड़ी होती है या ज़राअत पे खड़ी होती है। और हमारा मुल्क कहते हैं ज़राई मुल्क है, 70% ज़राअत है। और अगर ज़राअत की में ही आपकी जीडीपी जो है वो बहुत कम है और सनतों में बहुत कम है, तो फिर आप आगे तरक्की कैसे करेंगे? क्योंकि अगर ये दो शोबे आप सिर्फ सर्विसेज की तरक्की से या सिर्फ आईटी से तो मुल्क नहीं चला सकते। बहरहाल आपको इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री को और ज़राअत को कहीं ना कहीं आगे लेके आना है। मुझे तो ज़राअत के फिगर्स ने बहुत डिप्रेस किया है, और ज़राअत के जो फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 70% पाकिस्तान में जो हाल है वो बता रहे हैं। मेरे ख्याल में तो नेक्स्ट ईयर जो है सारा फोकस जो है वो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे करना चाहिए, क्योंकि उसके फिगर्स ये बता रहे हैं कि अगर एक साल और ऐसा रहा तो फिर तो बहुत ही काम खराब हो जाएगा। आप देखें ना, चावल की फसल भी खराब रही, गंदम भी खराब रही, कपास भी खराब रही, कोई फसल भी ठीक नहीं रही जिसके बारे में आप कह सकें कि जिससे लोगों ने पैसे बनाए हैं या कुछ है। और इंडस्ट्री भी खराब रही। ट्रेडिंग ही है ना कि जी आपने कंटेनर मंगा लिया और बेच दिया, कंटेनर मंगा लिया और बेच दिया। ये ट्रेडिंग पे तो मुल्क नहीं चल सकता कि आप ट्रेडिंग पे मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं या आईटी पे। मुझे लगता है कि बहुत ही क्रैश प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। ये दोनों शोबों पे भी इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी जाती थी, और अब अगर ज़राअत की ये सिचुएशन है, ऊपर से फिर टैक्स लगाने की भी बात की जा रही है, तो फिर डेफिनेटली किसान जो चीख रहे हैं वो सही चीख रहे हैं। हमारे साथ शम्सुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, माहिर अजनास हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इम्प्लीकेशंस जो हैं वो क्या हो सकती हैं अगर टैक्स भी अब लगा दिया जाता है और मजीद ज़राअत के शोबे के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है। शम्स साहब, आपका क्या टेक है इस सारे मामले के ऊपर? ज़राअत के शोबे को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, या कैसी परफॉर्मेंस रही है? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। लेकिन ये बात यह है कि एग्रीकल्चर कभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही। एग्रीकल्चर की ग्रोथ अगर आप देखें 2023-24 में तो 6.25% आई, और उसकी वजह यह थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गंदम की बढ़ाई गई थी। उसी वजह से आपकी जो है एकदम से उसके ग्रोथ भी आई, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर जो आपकी जो ग्रोथ आ रही है वो 0.56% आ रही है। ये शो करता है कि आपकी पॉलिसीज की खराबी है। आपके तमाम स्टेबिलिटी आपके पास आ गई है, आपके पास करेंसी आपने स्टेबल कर ली, आपने करंट अकाउंट सरप्लस में आप लेकर आ गए, आप रुपए की और डॉलर की वैल्यू आपने बेहतर मेंटेन करी है। लेकिन क्या वजह है कि वो सेक्टर जो मुल्क की इकोनॉमी को चलाता है, एग्रीकल्चर का सेक्टर को 22% जीडीपी पे है। ये 60s में आपको पता होना चाहिए कि 50% से ज्यादा जीडीपी में शामिल था, और उसके बाद से हम मुसलसल इसमें रिग्रेसिव हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और आज जो है वो 22% से भी कम इसका शेयर बन गया है। वजह यह है कि हमने पहले 60s में मॉडल बनाया मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का, और हमें यूएसए ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फिलीपीन ने बीज दिया, और हमने एग्रीकल्चर को ग्रो किया, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि आपको अपने खाने पीने की चीजों के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए ये करना था। लेकिन वो पॉलिसी हमने दिहाइयों तक जारी रखी है। अब जाके लास्ट ईयर आपने गंदम की जो सपोर्ट प्राइसेस ऑल ऑफ सडन जो है वो खत्म कर दी, और बगैर किसी अनाउंसमेंट के किया। गंदम की प्राइसेस के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का मैं भी हामी नहीं हूँ, कि इंटरनेशनल रूल ये कहता है कि प्राइसेस जो है वो मार्केट तय करती है। मार्केट आपने पाकिस्तान में बनाई नहीं। मार्केट एक मंडी है, यहाँ पर माफियाज हैं, यहाँ पर जखीरा अंदोज हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो फार्मर्स को लूटते आ रहे हैं दिहाइयों से, और जब फसल उनके हाथों से, फार्मर के हाथ से निकल जाती है, उसके बाद फिर आप देखेंगे एकदम से प्राइस चेंज होती है। गंदम आपने अभी हालिया दिनों में देखा 1800 से 2200-2300 बिक रही थी।
जी, उसके बदले में गवर्नमेंट की जानिब से जो डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं, डिफरेंट स्कीम्स लाई जाती हैं, लाइक हम पहले भी जिक्र कर रहे थे ट्रैक्टर स्कीम, अभी रिसेंटली मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की, और उससे पहले एक उन्होंने पैकेज भी अनाउंस किया था जिसको रिजेक्ट कर दिया था किसान इत्तेहाद ने। तो आप ये समझ रहे हैं कि फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है किसानों को या किसान इत्तेहाद को? आप मेरे वर्ड्स नोट कर लीजिए। देखिए, ये स्कीम्स जो होती हैं ये छोटी छोटी स्कीम्स हैं, ये देखने में मीडिया में तो आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ आइंदा साल भी आपकी ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे इसको समझना जरूरी है। क्या हुकूमत का काम ये है कि वो एग्रीकल्चर के अंदर भी अमल दखल दे, कारोबार में भी दिए, हर कारोबार हुकूमत कर रही है, उससे निकलना होगा। जब निकलेंगे तो मार्केट इस्टेब्लिश होगी। दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया शम्स साहब। बड़ी अहम जो है मैं कह रही हूं कि दनियाल साहब से इसके ऊपर ले लें कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो बात कर रहे हैं शम्स साहब, हर कारोबार के अंदर जब तक ये रहेगा, आपको लगता है कि फिर एक फेयर किस्म की तरक्की जो है वो हो सकती है मुल्क के अंदर? बिल्कुल, ये दुरुस्त कह रहे हैं जी। और सिर्फ फुटप्रिंट की बात नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हम आपको सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे, तो फिर ये क्या करते हैं, तो जिस वक्त कटती है तो ये दफ़ा 144 लगा देते हैं, जिसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ वीट जो है उसके पाबंदी लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस इलाके में हैं, अगर वहाँ पर गंदम का फ्लड है तो आप कीमत हासिल ही नहीं कर सकते। ऐसे ही आप समझें कि अगर टोयोटा मोटर कंपनी के ऊपर ये कतगन लगा दे कि कराची के बाहर आप मोटर अपनी गाड़ियां नहीं बेच सकते, तो क्या कीमत हो जाएगी उन टोयोटा की? फिर कराची में सारी क्लैप्स हो जाएगी। तो इस तरह से फिर यहाँ तो फिर पूरी मार्केट करें और उनको इजाज़त दें कि वो बाहर भी बेच सकें, जैसे इन्होंने यूक्रेन से ख़रीदी है कितने अरब डॉलर की, और अपने काश्तकार को नहीं दिए पैसे, और फिर उनको आखिरी मौके पे आके धोखा भी दे दिया। ये जो पूरा क्राइसिस भी दाना साहब शुरू हुआ था, ये वही जो इंपोर्ट की, आपके पास ऑलरेडी सरप्लस गंदम मौजूद थी, आपने इंटर्म गवर्नमेंट ने उसको इंपोर्ट कर लिया, अगली गवर्नमेंट आई, तहकीकात, वो चीज़ें हुई, वो पता नहीं किधर चलेंगी तहकीकात, लेकिन जब से वो क्राइसिस बना वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया। नहीं, ये उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि ट्रिलियंस में जो है लोगों का खसारा निकला है। और आप देखना इस साल जब ये गंदम नहीं आएगी मार्केट में उस तनासब से, तो पाकिस्तान को तो चाहिए तकरीबन 31 मिलियन टन, तो 27 मिलियन टन से तो बात नहीं, 1 मिलियन टन इंपोर्ट करना कोई मजाक तो नहीं। कितने शिप्स बनती हैं, तो एक बनता है तो फिर अरबों डॉलर, फिर इनकी भगदड़ मचनी है, फिर ऊपर नीचे जाने की, यानी गवर्नमेंट को कुछ ढंग का नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। आखिरी मौके पे ऐसे ही नीजक रिएक्शंस कर रहे हैं। देखें, अभी वो कहते हैं जी IMF ने कतगन लगा दिए, तो फरवरी में तो आपको IMF के प्रोग्राम में इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं था। ये तो सितंबर में आके आपने साइन किया जो EFF का प्रोग्राम है। तो ये फोरकास्टिंग क्यों नहीं हो पाती? आप खुद भी हिस्सा रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, काबीना का हिस्सा रहे हैं, ये इन्होंने फैसला किया जी अगर इन्होंने इसको ख़त्म करना था तो उसको कोई ढंग की पॉलिसी बनाते हैं। इनके पास सितंबर तक वक्त भी था, अगर फर्ज करें IMF के साथ साइन भी करना था, तो जब इनके साथ वादा किया तो ये फसल निपटा के तो आगे 6-7 माह उसकी प्रॉपर स्टोरेज का बंदोबस्त करते। मैं वही माइंडसेट जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वही गवर्नमेंट है जिसका आप भी हिस्सा रहे थे, जिसके कैबिनेट में आप भी रहे थे, तो क्या माइंडसेट है स्पेशली नून लीग के? माइंडसेट ये है जी कि अगर किसान को ज़िबा करके तो हम कीमतें नीचे ला सकें, ताकि शरह सूद हम नीचे ला सके, क्योंकि इनके सारे कारोबार जो हैं कर्ज पे चलते हैं, और शरह सूद जब नीचे आती है तो इनकी जेब गर्म होती है, क्योंकि बैंक का कर्जा सस्ता हो जाता है। ठीक है, असल बात ये। अच्छा, जो ये कार्टेल्स तो इन्होंने अपने फायदे के लिए किसान को ज़िबा कर दिया। जिस तरह भी शम्स साहब सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा इस तरह तो मुल्क के अंदर जो माफियाज की जिस तरह भी बात हो रही थी, शम्स साहब भी बात करते हैं। मुजम्मिल साहब, माफियाज ये क्राइसिस जो है इंटरिम गवर्नमेंट के बाद से शुरू हुआ, और तो कुछ लोगों को इस पे सैक भी किया गया, कुछ इन्वेस्टिगेशनें तहकीकातें भी हुई, लेकिन कोई उसका कह लें नतीजा नहीं निकला। लेकिन जो क्राइसिस था वो जूं का तूं है। हम देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई, कभी कोई बहरान है, कभी आटे का, कभी चीनी का। तो जो कार्टेल्स की हुकूमतें क्यों मतलब उसको ख़त्म करने में, उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाती? क्योंकि लॉन्ग टर्म उसके असरात जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं ये नहीं समझता कि जो हमारी गंदम के जो ज़राअत की बुरी परफॉर्मेंस आई है वो सिर्फ गंदम की वजह से है। मतलब अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि ज़राअत की जो बुरी परफॉर्मेंस है उसके जो हमने हदफ हासिल नहीं किया और उसकी जो ग्रोथ गिर गई, वो सिर्फ इसलिए है कि हमने गंदम की 3900 रुपया कीमत नहीं की, लिहाजा सारी ज़राअत गिर गई, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। गिर तो कपास भी गई है, गिर तो चावल भी गया है, गिर तो बाकी अजनास भी गई हैं। तो आप गंदम को स्केपगोट ना बनाएं अपनी ज़राअत की बुरी कारकर्दगी को डिफेंड करने के लिए। क्या आप कहेंगे जी सिर्फ चूंकि आपने गंदम का रेट नहीं दिया लिहाजा कपास भी बुरी हो गई? अजनास जो है, जो मदाखिल है वो खासे महंगे हैं, उसकी जो उनको तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही थी ना। देखिए ना, गवर्नमेंट कपास, ज़रूरी अजनास, चावल, इनकी कीमतें तो गवर्नमेंट नहीं मुकर्रर कर रही, वो भी तो गिर गई है ना।
तो फिर आप सिर्फ इस बात पर तो नहीं कह सकते कि जी चूंकि गवर्नमेंट ने गंदम का पे एक कीमत नहीं मुकर्रर की और नहीं खरीदी लिहाजा ज़राअत की कारकर्दगी बुरी हो गई। मैं ये दलील मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देयर आर मेनी अदर रीजंस। मतलब कपास भी हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम कॉटन आप देने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कॉटन के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए हैं। जी जी, आप देखें हम कॉटन के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉटन इंपोर्ट हो रही है। वो भी गवर्नमेंट का कसूर है। तो टेक्निकली हमारी जो ज़राअत में कोई बेसिक फॉल्ट मौजूद है जो वो आज के जदीद दौर से compete नहीं कर पा रही। हमारा बीज खराब हो गया है, हमारी सॉइल खराब हो गई है, हमारा पानी का इशू है, हमारा क्या इशू है। ये बात तो मेरा मतलब है एग्री रिसर्च से गवर्नमेंट को कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एग्रीकल्चर लेके आना पड़ेगा। सेम इज द केस विद सनतें। अगर सिर्फ ज़राअत डूबी हो तो हम कहें अच्छा जी ज़राअत खराब हो गई है, बाकी शोबे तो बहुत अच्छे काम कर रही हैं। आप बताएं बड़ी सनतों की ग्रोथ क्या है? 1.53%। और उसका हदफ क्या था? हमारा 3.5% से ज्यादा था। बड़ी सनतों ने भी तरक्की नहीं की है। चलो जी किसान की तो कोई मजबूरी है जी, 3900 रुपए गंदम ने कीमत नहीं लगाई थी, ज़राअत डूब गई। ये बड़ी सनतें क्यों डूब गई? हमने तो शायद बिजली सस्ती भी की है उनको, पीक सीजन में बिजली सस्ती दी भी है। ठीक, आप रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे? पॉलिसीज को ठहराएंगे। कोई ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज के वो रिजल्ट नहीं आए हैं जिसकी तवक्को की जा रही थी। ये जरूर है कि हमारी इकोनॉमी आईसीयू से निकल, ये जरूर है कि आज हमें डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, ये जरूर है कि रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, ये भी ठीक है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो सरप्लस में गया है। ये सब बातें मानने वाली हैं। ये भी जरूर है कि जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में आया है। लेकिन ये भी ठीक है कि कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बना रही है ना, उसी का काम है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया है आज इकोनॉमिक सर्वे आया है तो हम इकोनॉमिक सर्वे पे ही बात करेंगे ना। कि जो इकोनॉमिक सर्वे पिछले 1 साल की कहानी बयान कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे तो पिछले 1 साल की कहानी बयान कर रहा है। अगले 1 साल की कहानी तो कल आनी है। अभी जब बजट पेश किया जाएगा तो ऐसे टाइम में आ जाएगी। अभी तो पिछले 1 साल का मातम करना है जो हुआ है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, दानियाल साहब भी हमारे साथ। मुज़म्मिल साहब से एग्री कर रहा हूँ और मैं अपने गुफ्तगू से ये तासुर नहीं देना चाह रहा था कि वाहिद फसल गंदम ही है, लेकिन मैं मुज़म्मिल साहब से यहाँ तक बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो हमारी एग्रीकल्चर है ये 18वीं तरमीम के बाद एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। और जब प्रोविंसेस हमारे अर्के गुलाब छिनकाने के जो है ना इश्तिहार चला रहे हैं और ग्लास ट्रेनें बना रहे हैं जो मरी के सैरें कर जाएंगे, तो जाहिर बात है फिर ये जो हार्ड पॉलिसी ऑप्शंस हैं जिसमें ये प्रॉपर तहकीकात के ज़रिए आपको एक विजन देना सब कुछ, ये चीज़ें तो सफ़र करेंगी। तो ये तस्वीरें खिंचवा के 60-60 सफ़े के इश्तिहार देके तो ये चीज़ें तो नहीं होती जो मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं। तो मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल, ये पॉलिसीज़ जो है इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया इस चीज़ को, बल्कि उलट इसका बेड़ा गर्क किया कि उसको जब बंदोबस्त करना भी था तो किसी ढंग से करते, आखिरी मिनट पे आके क्लीन खींच दिया। पॉलिसीज बनी क्या है हमारी एग्रीकल्चर? है कोई नहीं जी। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर तजारत। हमारे साथ बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम बात कर रहे हैं किसान जो है उसको खासी मुश्किलात का सामना है। ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी हमारी इकॉनमी में, वो पूरा सेक्टर ही हमने साफ देखें कि तबाह होकर रह गया है। तो कैसे देखते हैं, जिस तरह इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान भी आया तो फिगर्स जो सामने आ रहे हैं, क्या तबसरा करेंगे इस पे? ये मैं अपने इन साथियों की गुफ्तगू सुन रहा था और बिल्कुल सही बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि चले पिछले 35-36 साल तो छोड़ दें जब से मैंने और कम से कम दानियाल अजीज ने सियासत शुरू की, दानियाल ने शायद मेरे बाद की। मुझे ये बताइए कि वो पाकिस्तान में आज तक कौन सी हुकूमत है जो एक फार फेच डीप रूटेड एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाई है? मुझे किसी एक का नाम बता दें। किसी एक साल मदर नेचर की वजह से फसल अच्छी हो जाती है, धूप ज्यादा आ गई, बारिश ठीक हो गई, वायरस नहीं लगा तो फसल अच्छी हो गई, और किसी साल बेसिक बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ पे गया है। क्योंकि आप अगर जो मेजर क्रॉप्स हैं, बड़ी फसलें जो हैं 4, उनको देखें तो उनका तो बुरा हाल है, नेगेटिव पता नहीं शायद 14% नेगेटिव है। वो होता ये है कि जो छोटी फसलें होती हैं और जंगलात हो गए और माहीगीरी हो गई और वो लाइफ स्टॉक हो गया, उसमें हम एस्टिमेट्स लगा के उसको थोड़ा बहुत विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। बेसिकली आपका ज़राई शोबा श्रिंक किया है। और बाकी हुकूमत, इस हुकूमत ने भी अभी तक किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म बुनियादी रिफॉर्म
एग्रीकल्चर में नहीं किया। कुछ साथियों ने जिक्र किया कि उसके मसाइल, उसके बहुत से मसाइल हैं जो कि हमें दूर करने चाहिए। और जब तक ये होगा, हाँ बीच में ये हुआ है कि IMF की कहने की वजह से आप फिक्स नहीं कर सकते क्रॉप्स की कीमतें, लेकिन आपके पास बड़ा एलेबोरेट सोशल सेफ्टी नेट है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, जिसमें आप बड़ी आसानी से ये तय कर सकते हैं कि किस किस किसान को हमें डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए। अगर IMF आपको कह रहा है अगले जितने भी साल, IMF फिलहाल तो लगता है कि काफी अरसे रहेगा, कि आपने खाद भी महंगी करनी है, बीज भी महंगा करना है, सेल्स टैक्स भी लगाना है, एक्साइज भी लगानी है, तो मेरे पास एक इलाज है कि आप किसान तक डायरेक्ट सब्सिडी उसके हाथ में पहुंचाएं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो किसान है, अगर आप देखें जो गंदम की फसल है वो बहुत बड़ी फसल है पाकिस्तान की, बाकी फसलों से 10 गुना बड़ी है, वो हर किसान को अफेक्ट करती है गंदम की फसल। और पिछली जो 2 फसलें हैं उसमें किसान के तो फाके की नौबत आ चुकी है, ये तो मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आई होप कि बजट में, वफाकी बजट में, सूबाई बजटों में किसान के हाथ में डायरेक्ट सब्सिडीज पहुंचाई जाएं, जिसकी IMF इजाजत दे रही है। IMF बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाजत दे रही है। मैं तो ये देखना चाहूंगा, बाकी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म रिफॉर्म। ठीक है हुमायूं खान साहब, आप सोल्यूशन की बात करें, लेकिन उससे पहले इतना निगलेक्टेड एरिया क्यों रहा है? आपने तमाम गवर्नमेंट्स की बात की कि किसी ने भी रिफॉर्म्स नहीं की हैं इस सेक्टर के अंदर, तो आपको क्या लगता है क्यों इसके ऊपर काम नहीं किया गया या इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं की गई? तो बड़ा अच्छा सवाल है, क्यों का सवाल तो बहुत से शोबों में किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने तो आपसे सवाल किया, इधर बड़े बड़े काबिल हजरात तशरीफ रखते हैं, मुझे बता दें कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसकी ज़राई शोबे की कारकर्दगी से वो मुतमईन है, या जिसकी कोई ऐसी पॉलिसी आई। वो सुनते हैं जी अयूब खान साहब एक बड़ा कोई मैक्सी पाक का बीज ले आए थे, उसके बाद उससे बड़ा गंदम को फर्क पड़ा, उसके बाद तो बीज तो एक इशू है, वाटर यूसेज, वाटर प्रिजर्वेशन, फार्म टेक्निक्स, फार्मर तक कंट्रोल पे खाद पहुंचाना, 1 नंबर बीज पहुंचाना, मशावरत करना फार्मर के साथ, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल। हम अगर पर एकड़ यील्ड की बात कर लें, हमारे यहाँ उतनी नहीं है जिस तरह हम देखते हैं कि इवन ऑस्ट्रेलिया में है, या इवन हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे जिस तरह पर एकड़ यील्ड है, हम उनसे बहुत पीछे हैं इस पूरे मतलब कह लें कि इस पूरे सेक्टर में। चलें एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का मेहमान मजीद सवाल आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। शम्स साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह ब्रेक से पहले दानियाल साहब कह रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में महंगाई की एक लहर आएगी, शहरी बड़े मुतासिर होंगे, वैसे कौन कौन सी वो अजनास हैं जो आपको लगता है, क्या फोर्सी कर रहे हैं जिनकी कीमतों में खासा इजाफा हो सकता है? देखिए, बजट के बाद अब यकीनन महंगाई आएगी, क्योंकि जब आप टैक्सेस लगाते हैं तो वो इन्फ्लेशनरी होता है, टैक्स बढ़ाया जाएगा। दो के लास्ट ईयर जो बजट का टैक्स का टारगेट रखा गया था वो भी अचीव नहीं हो सका, और 1,000 अरब के तकरीबन शॉर्टफॉल आ रहा है, और आगे मजीद जब टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स का सुन के ही महंगाई जो करते हैं लोग वो महंगाई कर देंगे और उसको अपनी कॉस्ट पर एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपका पूरा टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि एट सोर्स टैक्स डिडक्शन है, आपकी इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स वसूल कर लेते हैं एडवांस में, आप सेल्स से पहले फैक्ट्री से ले लेते हैं, जैसे कि एडवांस जो टैक्सेशन है, जो आपके यूं कहने के विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो इंपोर्टर हो या ट्रेडर हो या फैक्ट्री मालिक हो, वो तमाम के तमाम पास ऑन करते हैं, तो महंगाई आएगी। आप देखेंगे अभी चावल, गंदम की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, गंदम किसान के हाथ से निकल गई तो फ्लावर मिलर और चंद ट्रेडर के हाथ में आ गई है, उसका असर पड़ रहा है। राइस ऑलरेडी महंगा हो चुका है, चीनी इससे पहले 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो चुकी है, उसमें भी मजीद इजाफा हो सकता है कि FED उसके ऊपर लगेगी, तो महंगाई तो आनी है। आपको सिस्टम को जो आपने डिस्टॉर्शन करके खराब कर दिया है पूरी मार्केट का निजाम, उसको ठीक करना चाहिए। आप अपने जो प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर प्रॉफिट लगाएं, अपना टैक्स लगाएं। आप देखें
जीडीपी की कंट्रीब्यूशन आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है जो 22% जीडीपी का हिस्सा है, और आपकी जो इंडस्ट्री अभी 19-20% पे आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शेयर है वो आपका सर्विस सेक्टर का है जो अराउंड 60% जाता है, लेकिन उसके ऊपर बोझ टैक्स का बहुत कम है। वो आपने कोई टैक्स इंडस्ट्री के ऊपर 69% के करीब आपने टैक्स का बोझ लगा दिया। इतना ज्यादा बोझ आप जब इंडस्ट्री पे लगाएंगे वो पास ऑन होता है, और सर्विस सेक्टर ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर ज़राअत के शोबे के ऊपर लगा दिया जाता है टैक्स, रियलाइन करके फेयर टैक्स करें, एग्जेम्पशंस खत्म करें, और आपके ऊपर हर सेक्टर के ऊपर एक बराबर टैक्स यूनिवर्सल होना तो बहुत कुछ चाहिए। अगेन रिफॉर्म्स तो बहुत जगह पे होनी चाहिए, लेकिन मसला ये होती नहीं है। तो हम फिर इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। ज़राअत की आप बात करें कि एक तो पैदावार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, और किसी की प्रायोरिटी में रहा भी नहीं है ये। अब अगर टैक्स भी लगा दिया जाता है इस शोबे के ऊपर, तो उसकी आप क्या नताइज देख रहे हैं फिर? देखिए, टैक्स तो हर शोबे पे लगना चाहिए। जो हमने छोड़ा हुआ है ना, कुछ सेक्टर्स को छोड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए टैक्स आप इस तरह से लगाएं कि जिनके पास 12 साढ़े 12 एकड़ की जमीन है वो टैक्स से आप उसके ऊपर आप टैक्स ना लगाएं, और आप बड़े जिम्मेदारों पर टैक्स लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि अब जो छोटे जिम्मेदार थे जिनके पास 12-15 एकड़ जमीन हुआ करती थी, वो अब 1.5 एकड़ 2 एकड़ के ऊपर आ गए, क्योंकि जब विरासत की तकसीम होती है तो जमीन का जो लैंड होल्डिंग है वो कम हो जाती है। जबकि जो बड़े फ्यूडल आपके एग्रेरियन बैकग्राउंड के जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं या और बड़े बड़े चौधरी वडेरे सरदार हैं, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। तो आप उन बड़ों के ऊपर टैक्स लगाएं, और छोटों पे आप चाहते हैं तो मिनिमम फी एकड़ के हिसाब से आप एक टैक्स लगा दें, ताकि वो भी आए और आपको अपना नाम को ठीक करते हैं, मार्केट खोल दें। आपका किसान बार-बार की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया मुजम्मिल साहब। इसमें देखिए, एक तो आप तो दोबारा भी आते हैं, ठीक है, मुजम्मिल साहब भी हमारे साथ है। चलें आपसे बात कर लेते हैं। जान साहब, आप बता दें कि एक तरफ तो ये टैक्सेस की बात हो रही है, लगाने की बात हो रही है, जो हुकूमत है उसके ऊपर एक इस तरह का एक तासुर पाया जाता है, थोड़ी बाइस्ड है। खुद सनतकार हैं, सनतकार तबके पर थोड़ा हाथ होला रखते हैं। ताजिर रिटेलर 35-40 लाख हैं। ताजिर दोस्त स्कीम, मुतअद्दिद इस तरह की चीज़ें आई। टैक्स नेट में इजाफे की बात हुई, उनको ताल टैक्स नेट में हुकूमत लाने में कामयाबी नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, न सिर्फ कामयाब नहीं हो पाई बल्कि अपनी ये आनियाँ जानियाँ दिखा के उस कोशिश से कासिर रह गए। और अभी मार्च में जब IMF आया, वो स्कीम ही कैंसिल करवा दी। तो कुछ हलकों के साथ इतनी नरमी ये बरतते हैं, इतनी नरमी बरतते हैं, और कुछ हलकों को बिल्कुल जो है ना, आप समझ लें कि कसाईयों से भी बुरा सलूक करते हैं, जिनमें जैसे कि हम सैलरी क्लास, जैसे सैलरी क्लास। सबसे इम्पोर्टेंटली देखें, ये इन्होंने जो 622 बिलियन की छूट ले ली IMF से कि हम हदफ पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए आप हमें ये माफ़ी दें। तो इन्होंने टैक्स में कमी कर दी, जो टारगेट था उसको 622 बिलियन से कम कर दिया। ये पूछ के कि आपकी कितनी कमी है, इन्होंने बताया 622। उन्होंने कहा जी माफ़ किया। इन्होंने कहा जी वो ताजर दोस्त ऐप माफ़ किया। इन्होंने कहा एग्रीकल्चर टैक्स जो हमने अक्टूबर में पास करने थे कवानीन और जनवरी में ये लागू होना था, वो तो हम मार्च तक तो आधे पचाधे कानून ही नहीं बना सके, तो अब जून से कर देंगे। उन्होंने कहा जी यानी इनको 7 खून माफ़ हुए हैं, तो ये हुआ है। वो कौन से हैं? जब ग्रोथ आपकी नहीं हुई तो बाकी टैक्सेस नहीं कलेक्ट हुए, तो सैलरीड क्लास से आपने पहले से भी डबल कैसे कर लिया? जो बजट में नहीं भी था वो भी आपने कलेक्ट कर लिया उनसे। तो ये तो बड़ी ज्यादा है टारगेट ना। तो फिर अगर आपने बचत करनी है तो फिर आप सारों की बराबरी, जो असूल आपने जून में तय किया था कि सबको बराबरी का टैक्स करना है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं फिर आप अपने चहेते हल्कों को नरमी दिखाते हैं, किसी को उधर कर देते हैं, किसी को उधर कर देते हैं, और बाकी जब पसंद नहीं है उनको आप ज़िबा कर देते हैं। ये आप देखिए इनकी कितनी नहली है। यानी ये कह रहे हैं कि जी 5-10 लाख काश्तकार हैं पूरे पाकिस्तान में, ये इनके नून लीग के कोई मोहतरमा थी, यानी इनको पता ही नहीं है। तो बस आनन फानन उन्होंने अपना मकसद निकालना है। मतलब जो तनख्वाह सब है आयशा सामो, वो कुर्बानी का बकरा है। ये कुर्बान है तो मुझे कुर्बानी के बकरे से वो याद आ रहा है कि बकरा है, उनको ज़िबा किए जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, मतलब बड़ा आसान है जो तनख्वाहदार तबका है उससे टैक्स कलेक्शन करना। ऑन द अदर साइड ताजिर दोस्त स्कीम है, 35-40 लाख के करीब ताजिर रिटेलर है पाकिस्तान में मौजूद है। बड़ी कोशिश की हुकूमत ने, बड़े ऐलानात किए, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, बड़ी इश्तिहारात वगैरह छपे, लेकिन वहाँ से मिला कुछ भी नहीं। देखिए जी, जो 78 साल से जैसा जिक्र हुआ, जिन माशरे के तबकात पे कोई टैक्स नहीं है, जब तक आप उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो यही तबके जो काबू आ चुके हैं, जैसे सैलरीड क्लास है, उनको और न छोड़ा जाएगा। जैसे इस मुल्क की इंडस्ट्री है, आप यकीन करें, मेरी छोटी सी इंडस्ट्री है,
मैं 39% कॉर्पोरेट टैक्स देता हूँ, 10% सुपर टैक्स 49 हो गया, और उसके बाद जब मुझे डिविडेंड मिलता है तो 15% उस पर टैक्स लग जाता है, तो 63% टैक्स दे के मेरे जेब में कोई पैसा आता है। वो 100 दफा देंगे जी, अगर सारे दें। ये जिन तबकात में आप यकीन करें, मिडल मैन जो है पाकिस्तान का, ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फलां, ये मिल ओनर से ज्यादा मालदार है, ये टैक्स ही नहीं देता। ताजर पे क्यों नहीं टैक्स लगता? हम ये नहीं कह रहे, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं ज़राई शोबे में कि पर एकड़ या पर वो टैक्स लगे। भाई आपके पास अगर इनकम आई है एक्सपेंसेस के बाद, नेट इनकम है, तो उस पर टैक्स लगे, और जो छोटा फार्मर है उस पर कम टैक्स लगे। जैसे अभी जो सैलरीड तबका, उस पर भी टियर टैक्स रेट है ना जी। आपके पहले 12 लाख पे कम रेट होता है, फिर अगर आप 20 लाख है तो थोड़ा रेट ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह का टैक्स हर किसी पे क्यों नहीं लग सकता? मुझे एक वजह बता दें कि इस मुल्क में अगर हर किसी के पास CNIC है, CNIC जो आप हाथ हिलाएं तो आपको CNIC की जरूरत पड़ती है, तो इधर लोग जो दंदनाते फिरते हैं और अरबों रुपए की गाड़ियों में और अरबों रुपए के घरों में फिरते हैं और एक पैसा टैक्स नहीं अदा करते, ये टैक्स नेट से कैसे बच जाते हैं? मुझे ये इस सवाल का जवाब मुझे तो आज तक नहीं जिम्मेवारी कभी मिली, FPR की कभी मिल जाए तो मैं पहले दिन यही सवाल करूंगा कि भाई आप नादरा के साथ में लें, CNIC है आपके पास, आप लाएं सारों को टैक्स नेट पे, और जितनी इनकम है, खर्चे हैं, वो निकाल के उस पर टैक्स अदा करें। ये जब तक नहीं होगा तो ये जो टैक्स नेट में फंसे हुए हैं, जो टैक्स नेट बात जो कर, CNIC जो है वो NTI नंबर है आपका, ये तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं, जितने वजीर खजाना गुजरे हैं, उन सबके मुंह से हम इस तरह के अल्फाज आयशा सुनते रहे हैं कि बड़ा आसान है जनाब, आपके जो ID कार्ड नंबर है उसके जरिए हम आराम से टैक्स नेट में बढ़ा दें। तो कौन सा ऐसा मसला या कौन सी ऐसी मजबूरी या कौन सी ऐसी कोई प्रेशर है जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते वो लोग? ये सवाल, अभी मैं तो वजीर खजाना नहीं हूँ, ये सवाल फिर आप चले तबसरा कर दें इसके ऊपर, क्यों नहीं कर पाते? मतलब ऐलानात करते हैं, मालूम है कि बड़ा आसान है करना, वो क्यों नहीं पाता? इंटेंट का मसला तो नहीं है हुमायूं साहब? नहीं, आई थिंक कुछ हद तक इंटेंट का, फिर कुछ कैपेसिटीज का भी मसला होता है। मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो सर्विस सेक्टर है, इधर किसी हमारे साथी ने जिक्र किया कि 55-60% सर्विस सेक्टर है, उसमें रहता है कि अगर कोई टैक्स अदा करता है सर्विस सेक्टर में तो बैंक है, वो बैंक का अपना निजाम चला हुआ है जी। वो फेडरल गवर्नमेंट बैंकों से अरबों कर्जा ले लेती है और फिर उनसे 70% टैक्स करके वापस ले लेती है, वो उनका अपना निजाम चला हुआ है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल इस वक्त आधी बंद पड़ी है, उसके पास बैंकारी निजाम से किसी किस्म का कोई कर्जा अवेलेबल नहीं। लेकिन बात यह है कि सर्विस सेक्टर में सवाए बैंकों के लिए बड़ा आसान है, ऐलानात होते हैं, आप यकीन करें, जी आप यकीन करें कि बड़े से बड़ा जो मिडिल मैन है, जो भी सनत है, उसका जो मिडिल मैन है, उसको जरा आप देखें कि वो कितने अरबों खरबों में वो रोल करता है, एक पैसा टैक्स नहीं देता। आपने जब आप कहेंगे जी हमने टैक्स लगा दिया होलसेलर पे, तो पता चलेगा कि वो वसूली जो है वो जिस मिल का वो होलसेलर है उससे वसूली हो जाएगी, मिल पे और टैक्स आ गया। जब तक ये टैक्स नेट सही मानों में, हम लोग कह रहे होते हैं कि जी सैलरी तबके का नेट अब इतना हो गया, इतना सैलरी तबके का तो चले हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो बड़े जो बैठे हुए हैं सेक्टर्स, वो क्यों नहीं टैक्स अदा कर रहे हैं? ठीक है, टैक्स नेट पे जो होलसेलर क्यों नहीं कर रहा है? ये जो सर्विस सेक्टर है क्यों नहीं टैक्स? मुजम्मिल साहब से रखेंगे उनके सामने कि तमाम हुकूमतें इस पर बात करती हैं कि बड़ा आसान है जनाब टैक्स नेट में इजाफा करना, लेकिन हो क्यों नहीं पाता? ये मुजम्मिल साहब के सामने क्वेश्चन रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी और आदिल ने बेसिकली ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो यही सवाल लेके हम चले जाते हैं। हमारे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब भी मौजूद हैं और बाकी हमारे पैनल में मौजूद है। दानियाल साहब, क्यों टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाती है? इंटेंट का मसला है या फिर कैपेसिटी का मसला है या फिर कॉम्पिटेंस का मसला है? व्हाट इज़ रॉन्ग विद अस?
इसमें जी बहुत सारे मसले हैं। एक तो पॉलिसी का मसला है कि ये फ़ैसला ही नहीं हुआ था कि सबको टैक्स करना है। अब वो रोते रोते फ़ैसला हो गया, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब आ रही है तो जो अशरफिया है उसके उन चहेते हलकों के ऊपर ये बोझ पड़ता, तो फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैं आपको बता रहा था अभी मार्च में IMF को हुकूमत ने साफ कह दिया कि जी हमसे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और वो मान गए। सो IMF हैज़ ब्लिंक्ड। अब ये जून के बाद इन्होंने सारा प्रॉमिस किया कि हम करेंगे। जून के बाद अगर अब नहीं होगा तो सितंबर में फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो अभी से आवाज़ें नज़र आ गई हैं। ये आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो फिनांस मिनिस्टर साहब की, वी आर स्टेइंग द कोर्स, वी आर स्टेइंग द कोर्स। जब ये ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आपको बार बार कहना पड़े ना, इसका मतलब है कोर्स से कोई प्रेशर आ रहा है जो आपको हटा रहा है। तो ये जो मगरमच्छे हैं, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। ये जो कस्टम्स टैरिफ, ये कल पता चल जाएगा कि ये नीचे कर रहे हैं जो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर है वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। ये जो टीवी बना रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से जिन्होंने सहूलतें ली हुई हैं गवर्नमेंट से, और यहाँ पर महंगा अपना बाल बेच रहे हैं, क्योंकि बाहर की इंपोर्ट्स उनके टैक्स की वजह से उनसे भी महंगी है। तो उनको जब ये पता चला कि कल बजट में ये आ गया, तो एक क्या, ये तो 10 फाइनेंस मिनिस्टर चिपा के परे मारेंगे, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी जो इनको करनी पड़ी हैं कि नून लीग का कोई इरादा है। तो इस वजह से जो सितंबर में किश्त आपको मिलनी है अगली वाली, पाकिस्तान इज़ नोन एज अ वन ट्रांच कंट्री फॉर IMF, ये मेरे ख्याल में मशकूक है। मैं हैरान नहीं हूँगा अगर ना मिली। ठीक है, ये मुजम्मिल साहब से क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे साथ आ गए मुजम्मिल साहब। जी मुजम्मिल साहब, बता दें, टैक्स नेट में इजाफे की बात होती है, मतलब बताया जाता है कि एंटिन नंबर आपके पास आपका ID कार्ड की सूरत में मौजूद है। तमाम ही हुकूमतें, कई वज़राए ख़जाना इस तरह की स्टेटमेंटें दे चुके हैं, अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? एग्जीक्यूशन में क्या मसला आ जाता है? पॉलिटिकल कॉस्ट है जी, सियासत दाव पे लग जाती है। मसलन ट्रेडर पर टैक्स देने से क्या होता है, मतलब मार्केटों में हड़ताल शुरू हो जाती है। जब मार्केटों में हड़ताल शुरू हो जाती है, ट्रेडर सड़कों पे आ जाता है, हुकूमत दबाव में आ जाती है, और ऑपोजिशन जाके हुकूमत के ताजरों के धरनों में बैठना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑपोजिशन को एक फ्री स्टेज मिल जाता है फौरी तौर पे साथ खड़े होने के लिए ताजरों के, और वो हुकूमत में कीड़े निकालते हैं। और अभी भी पीछे भी यही हुआ। साहब, जो मौजूदा हुकूमत है वो तो कहती रही हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई है। वो तो इस तरह के दावे करते रहते हैं कि सियासत कुर्बान कर देते हैं जनाब हम तो रियासत बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप फ्री स्टेज टू दी ऑपोजिशन भी करनी। मैंने तो कहा पॉलिटिकल कॉस्ट है, मतलब आप जिस सेक्टर को अभी तक टैक्स नहीं कर सके वो पॉलिटिकल कॉस्ट की वजह से नहीं कर सकते। अब मेरा मतलब है को उसमें कोई रुकावट ये नहीं थी कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट बड़ी कमजोर है, फलां सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट की रेट से बाहर है। मैं ये बात नहीं मानता। सवाल सियासी कीमत की है। जब आप समझते हैं कि PMLN ताजरों की जमात रही है, ताजर उसके बेसिक सपोर्ट रहा है, उसका ट्रेडर उसका वोट बैंक रहा है, उसने नई ट्रेडर्स को टैक्स किया, जो उसके बाद गवर्नमेंट आई वो भी नहीं कर सकी है। जो नॉन ट्रेडर वोट बैंक भी आई, वो जो यूथ के या पढ़े लिखे लोगों के वोट बैंक भी आई, सैलरीड क्लास के ऊपर आई, जिसका वोट बैंक ट्रेडर नहीं था, वो भी नहीं कर सकी ट्रेडर को टैक्स। इसी तरह कार्टल्स और माफियाज की बात है, ठीक है, मायूस बता रहे थे 62% टैक्स है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी टैक्स एवेजन भी लार्ज इंडस्ट्री में है। ये हमारे सिगरेट में टैक्स एवेजन है, हमारी सीमेंट में टैक्स एवेजन है, हमारी जितनी बड़ी। मुजम्मिल साहब, हुमायूं साहब की वो बात जो है वो याद आती है कि इंटेंट का तो मसला है ही है, कहीं ना कहीं कैपेसिटी का भी बहुत ज़्यादा मसला है कि हम नहीं सबको टैक्स कर पाते और बराबर टैक्स नहीं दे पाते। अदरवाइज़ अगर बड़ी फ्रेंचाइज के पास जाएं, किसी खाने पीने की फ्रेंचाइज के पास जाएं, वहाँ पर हम टैक्स देने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम गवर्नमेंट को टैक्स देने के तैयार नहीं है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह अगले घंटे में हमारा और आपका साथ रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।